चैनल सुपर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम अब करेंगे कक्षा 10 जो हमारा चल रहा है। इसमें चैनल में हम सुपर मैथ क्लासेज में सिर्फ 10वीं और 8वीं की मैथ करवाएंगे। साथ साथ में कुछ स्कूल के वीडियोज़ हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारी 2 प्रश्नावलियाँ हो चुकी हैं, 8 और 14 सांख्यिकी की। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2। प्रश्नावली का नाम है बहुपद। प्रश्नावली का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुपद होता क्या है? बहुपद यानी बहु का मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। लेकिन इसमें हम बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक देखो होते क्या हैं? बीजीय व्यंजक वे होते हैं जिनमें ABCD का कोई भी 26 अक्षरों में से साथ में लगा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजकों में क्या होता है कि चर राशि और अचर राशि 2 राशि होती हैं। चर राशि और अचर राशि, चर राशि, अचर राशि। अब देखो चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है? चर राशि और अचर राशि। चर राशि क्या होती है? चर राशि जिसमें ABCD का कोई भी अक्षर लगा हुआ हो वो चर राशि कहलाती है। अचर राशि होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं अचर राशि। और बीजीय व्यंजक क्या होगा? चर राशि और अचर राशि का योग, घटाना, गुणन और भाग की जो संक्रियाओं का योग होता है, गुणन होता है, चर और अचर राशि दोनों के संयोग से मिलकर बनने वाले पद क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक चर राशि और अचर राशि दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी चर राशि जुड़ रही है, अचर राशि साथ में है, जुड़ना, घटना, गुणन और भाग की जो संक्रियाएं हैं वो संक्रियाएं क्या कहलाती है? बीजीय व्यंजक कहलाती है। अब बात करते हैं हम बहुपद की। बहुपद में क्या होता है कि बहुत सारे पद होते हैं। बहुपद में क्या होता है? बहुत सारे पद होते हैं। बहुत सारे पदों में देखो वास्तविक संख्याएं साथ में होंगी, चर राशि भी साथ में होगी। यानी जितने पद होंगे, यानी एक पद है तो जैसे मान लो 2x आ गया, फिर 2x प्लस 7 आ गया, फिर 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। यानी इसमें जैसे जैसे पद होंगे, जैसे ये एक पद है तो एक पद, 2 पद हैं तो द्विपद, 3 पद हैं तो 3 पद। यानी इस तरह से पद चलते जाएंगे, पद चलते जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे, जिसकी हम गिनती न कर सकें वो होते हैं बहुत सारे। वो क्या होते हैं? बहुत सारे। जैसे 10 या 12, 13 इस तरह से हो तो ये बहुत सारे पद होते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है हमारा बहुपद। इन बहुपदों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 घात तक पढ़ेंगे। 2 घात बहुपद पढ़ेंगे। जिस पद के एक घात होती है, जिस पद के एक घात होती है वो होती है एक घात वाला पद क्या कहलाता है? एक घात वाला पद रेखीय पद कहलाता है। एक घात वाला पद क्या कहलाता है? रेखीय कहलाता है। एक घात होती है वो क्या कहलाता है? रेखीय कहलाता है। एक घात होगी वो रेखीय होगा, 2 घात होगी वो द्विघात होगा, द्विघात होगा, 3 घात होगी वो त्रिघात होगा, 4 घात होगी चतुर्थ घात होगा। इस तरह से जितनी घातें होंगी वो पद वही कहलाएगा। और इस तरह से बहुत सारा इनका योग हो जाए, 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, इन सब का योग हो जाए या घटाव हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? शून्यांकों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब जिसमें जितनी घात होगी। अब देखो रेखीय पद का मतलब होता है एक घात, रेखीय पद का मतलब एक घात। जैसे ये एग्जाम्पल था 2x प्लस 7, इसमें घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 1 है।
तो वो क्या होगा, एक घातीय पद या फिर रेखीय पद होता है। इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है, 2 घात, तो ये कौन सा पद हुआ, द्विघाती पद। क्या हुआ, द्विघाती पद। अगर जैसे मान लो 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 5 प्लस 7, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 5, तो ये कौन सा होगा, पंचघाती पद। क्या होगा, पंचघाती पद। एक दूसरी बात ये रही, जिसमें जितनी घात होगी उसके उतने ही उत्तर होंगे, जितनी घात आएगी उतने ही क्या आएंगे, उत्तर आएंगे। जैसे ही मान लेते हैं x की 2 घात हो तो हमारे आंसर होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। यदि x की घात 3 आती है तो हमारे क्या होंगे, 3 होंगे। और यदि x की घात 5 आती है तो हमारा उत्तर कितना आएगा, x का 5 बार उत्तर आएगा। तो अब हमें करेंगे, बहुपदों के बारे में पढ़ लिया, बेसिक जानकारी पढ़ ली। इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, वो चीज़ नोट कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, इस चैप्टर में एक तो हम करेंगे द्विघाती पद, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात, 3 घात या 4 घात तक का हम सवाल हल करेंगे। 4 घात का मतलब होगा इसके x के उत्तर भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ होगी हमारी 4 घात के बाद यदि 3 घात आ रही है तो उसके उत्तर कितने आएंगे, 3 आएंगे। और यदि 2 घात होंगे तो उसका क्या आएंगे, 2 उत्तर आएंगे। और उन उत्तरों को ही क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। जो उत्तर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, शून्यांक कहलाएंगे। शून्यांक कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। यानी जैसे ही हमारी ये 2 नंबर की दूसरी जो प्रश्नावली है, 3 नंबर की प्रश्नावली परीक्षा में आएगी आपके, ये जैसे ही प्रश्नावली पूरी होती है इसके लगते ही तुरंत हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 4, जो एकदम इससे टच होती हुई है। तो अब हमें करेंगे, शून्यांकों को क्या बोलेंगे, मूल बोलते हैं। शून्यांकों को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा था, एक घात यानी रेखीय। क्या पढ़ा था, रेखीय। रेखीय पढ़ा था। तो रेखीय का व्यापक रूप क्या होता है, देखो एक बार व्यापक रूप देख लेते हैं। रेखीय पद, रेखीय पद का मतलब होता है एक घात, और एक घात का मतलब होगा ax प्लस बी। ax प्लस बी बराबर क्या होगा, 0। जहाँ a और b क्या है, संख्याएं। जहाँ a b क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है, वास्तविक संख्या। ए बी क्या है, वास्तविक संख्या। इसी तरह से द्विघात का व्यापक रूप, द्विघात पद। द्विघात का व्यापक पद क्या होगा, यानी x की जो घात है, x जो चर राशि है उसकी घात कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ कहने का मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि जैसे a का मान 0 आता है तो यहाँ पर 0 आने पर, जहाँ a बराबर अगर 0 हो, a बराबर यदि 0 हो तो वह द्विघाती पद नहीं होगा। वह क्या नहीं होगा, वह द्विघाती पद नहीं होगा, वो द्विघाती पद नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, a का मान हम 0 रखते हैं, 0 × x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। 0 से कोई चीज़ गुणा होने पर 0 आ जाता है, तो बच्चा क्या, bx प्लस c बराबर 0, bx प्लस c। अब देखो इसमें 2 घात है क्या, नहीं है। 2 घात नहीं है तो हमारा ये द्विघाती पद नहीं होगा। तो साफ शब्दों में ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और ये द्विघात। अब ज़्यादातर सवाल फिर देखो त्रिघात का, त्रिघात का व्यापक रूप, त्रिघात पद का व्यापक रूप क्या लिख रहे हैं, व्यापक रूप क्या होगा, अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, ax की घात 3 bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। जहाँ a b c d क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानते हो क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो संख्या क्या होती है, वास्तविक। जहाँ a b c d क्या होंगी, वास्तविक संख्या। जहाँ a b c d क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, वास्तविक
संख्याएं होंगी। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास रेखिक पद आ गया, द्विघात पद आ गया, त्रिघात पद आ गया, जिनमें हमने पढ़ लिया ax प्लस बी बराबर 0, ये होगा व्यापक रूप। द्विघात का व्यापक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। जहाँ a का मान यदि 0 होता है तो वो द्विघाती पदे नहीं होगा, वो क्या होगा, द्विघाती पदे नहीं होगा। अब आगे देखते हैं त्रिघात, ये आप नोट कर लीजिए। देखो अब हम करते हैं द्विघाती शून्यांक। क्या करते हैं, द्विघाती शून्यांक। द्विघाती पद, और द्विघाती पद का मैंने लिखाया था व्यापक रूप। क्या लिखाया था, व्यापक रूप, व्यापक रूप लिखाया था। और व्यापक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ए का मान 0 नहीं आना चाहिए। ए का मान देखो 0 नहीं आएगा, देखो कैसे नहीं आएगा, यदि ए का मान 0 आता तो मैं बता चुका हूं कि वो ये 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। अब हम बात कर रहे थे द्विघात पद की, द्विघाती पद की, तो द्विघाती पद है, व्यापक रूप लिख दिया। इसमें मैंने शुरुआत में ये बताया कि जितनी घात होंगी उतने ही आप हमारे उत्तर आएंगे। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके उत्तर भी कितने आएंगे, 2। और इन उत्तरों को क्या कहेंगे, मूल। क्या कहेंगे, मूल, या क्या कहेंगे, शून्यांक। क्या कहेंगे, शून्यांक। x के जो भी उत्तर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, या तो मूल कहलाएंगे या क्या कहलाएंगे, शून्यांक कहलाएंगे। अब देखो हम करते क्या है, हमारे जो भी मान आएंगे उन मानों को क्या कहेंगे, मूल या शून्यांक कहेंगे। तो 2 शून्यांक, 2 घात है तो 2 आएंगे, तो एक को तो क्या मानेंगे, अल्फा, एक को क्या मानेंगे, अल्फा, और एक को क्या मानेंगे, बीटा। अल्फा, अल्फा, और एक को क्या मानेंगे, बीटा। एक को अल्फा और एक को क्या मानेंगे, बीटा। विधियां हैं, कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। एक विधि तो है पूर्ण वर्ग विधि, एक विधि का नाम है पूर्ण वर्ग, एक का है द्विघाती सूत्र, और एक विधि है गुणनखंड विधि। एक कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, एक है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र, ये है हमारा प्रश्नावली नंबर 4 में। और पहले ये पढ़ने का कारण यही है हमारा, क्योंकि इसमें हमें बहुपदों के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमारी जांच होनी चाहिए सही है या गलत। इसलिए हमने पहले दूसरी प्रश्नावली को पढ़ा, इसके तुरंत बाद हम चौथी प्रश्नावली पढ़ेंगे, तो आपको ये गुणनखंड निकालने भी आ जाएंगे। कैसे निकालने, देखो गुणनखंड इस तरह से निकालने, आपको मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसका और इसका बाह्य पदों का गुणा करो, बाह्य पदों का गुणा करते हैं, तो बाह्य पदों का गुणा करने पर 8 को एक्स स्क्वायर से किया तो 8x स्क्वायर, ये क्या हुआ, माइनस। अब इस बीच के पद का -2x का टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा करो कि जोड़ने और घटाने पर तो ये माइनस के 8x स्क्वायर आ जाए, और घटाएं या जोड़ें तो ये आ जाए, गुणा करने पर ये आए। देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर माइनस प्लस प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा, 1 + 1 माइनस क्या आएगा, माइनस, और दोनों माइनस हो तो प्लस। हमें लाना क्या है, माइनस लाना है, तो माइनस कब आएगा, एक तो टुकड़ा होगा हमारा प्लस का, एक टुकड़ा होगा हमारा माइनस का, यानी 2 के ऐसे टुकड़े करो कि इनको जोड़ें घटाएं तब तो आए 2, और इनको गुणा करें तो आए 8। तो देखो मैं ये मान लेता हूँ 2 तो प्लस के और 4 माइनस के, 4 दूनी 8 होते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो 4 में से 2 घटाए तो -2, मतलब कहने का मतलब इसका टुकड़ा क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 4x, यानी इसका टुकड़ा कर दिया हमने -8। अब हमारे पास कितनी संख्या हो गई, 4 संख्याएं, 4 संख्या होते हैं, 2 2 ले लेते हैं। इनमें देखो कॉमन क्या लेते हैं, x कॉमन आया, x एक कॉमन आ गया तो बचा क्या, x प्लस x बाहर आ गया, क्या बचा 2 माइनस यहाँ से। अब इसमें क्या कॉमन आता है, 4 से 4 कट गया, बचा गया x, माइनस माइनस अभी भी बताया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 में 8 का भाग, 8 में 4 का भाग 2 बार। अब हमारे यदि कोष्टक वाली संख्या सरल है, सेम है,
एक कोष्ट की x प्लस 2 x प्लस 2 मतलब एक सा कोष्टक आ रहा है तो एक उत्तर तो हमारा हो जाएगा x प्लस एक गुणनखंड तो ये, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यांक ज्ञात कैसे होंगे, देखो एक बार तो x प्लस 2 बराबर क्या करते हैं 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2, एक हो जाएगा कहाँ से x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4। हमारे दो शून्यांक आ गए, एक शून्यांक को अल्फा कह देंगे, एक शून्यांक को क्या कह देंगे बीटा कह देंगे। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच देखो कैसे होती है, अभी भी बताया था सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में पहला था शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। क्या सूत्र था एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ई। अब देखो एल्फा हमारा क्या आया था, इसे तो एल्फा मान लेंगे, क्या मान लेंगे एल्फा बराबर माइनस 2, इसे क्या मान लेंगे बीटा बराबर 4। एल्फा की जगह माइनस 2 सॉरी प्लस का 2 माइनस 4 बराबर माइनस का चिन्ह है। अब बी और ए कहाँ से लेंगे, बी और ए लेंगे हम समीकरण से। समीकरण क्या थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा वो होगा ए यानी 1, बी क्या है माइनस का 2, सी क्या है माइनस का 8, ये हमारा यहाँ से मान रखेंगे। तो बताओ बी कितना है -2, -2 बट्टा सी क्या है -8, माइनस से माइनस कट गया, सॉरी बी बटा ए, बी बटा ए क्या है 1, ए क्या है 1। अब देखो सॉरी ये आया प्लस का, ये आया माइनस का, यही था। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा, और ये माइनस था, ये माइनस 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 कट गए, क्या हुआ 2 में 1 का भाग 2। पहला हमारा सत्य हो गया। दूसरा हमारा क्या था शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। सूत्र क्या था एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। एल्फा हमारे पास क्या था -2 गुणा 4, सी क्या है हमारे पास -8 बट्टा ए कितना 1, 4 को 2 से किया -8, -8 में 1 का भाग दिया -8। इस तरह से हमारी ये सत्यता की जांच हो गई है। इस तरह से हमारी क्या हो गई ये सत्यता की जांच। पहला सवाल कंप्लीट है, कर लीजिए आराम से देख लीजिए। सवाल नंबर है 2 आप खुद कीजिए, एकदम पहला करवाया वैसा ही है। तीसरा सवाल और पहला सवाल सेम ही सवाल है, थोड़ा सा देखो क्या है। सवाल दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7, ये सवाल है। तो पहले हम क्या करते हैं बढ़ती घटती हुई घात के रूप में लिखते हैं। तो पहले x की घात 2 फिर x की घात 1 फिर अक्षर ऐसे लिखेंगे। तो देखो 6x स्क्वायर ये 7x यही है बराबर के उधर नहीं था, तो -7 -3 बराबर 0। अब इस 7 का टुकड़ा करो, लेकिन टुकड़ा किस तरह से करना है, इस 7 का टुकड़ा -7 का टुकड़ा करते हैं, लेकिन इसके 2 टुकड़े करो, गुणा कराने पर कितने आए -18 x स्क्वायर आए। देखो मैं माइनस का 9 ले लेता हूँ और प्लस का 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 रहेंगे माइनस के, क्योंकि संख्या यदि माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की लो, और यदि प्लस की है तो बड़ी संख्या प्लस की। 9 में से 2 घटाए 7 और -3, इनका कॉमन क्या आया 3x कॉमन आ गया। 3 में 6 का भाग 2 बार, एक x बाहर आ गया 2x, माइनस x से x कट गया, 3 में 9 में 3 का भाग 3 बार, प्लस इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, ध्यान रखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो वहाँ हम 1 ले सकते हैं, 1 लेना ही होगा। प्लस इनमें कोई कॉमन नहीं आया तो 1 ले लिया, 2x माइनस 3। देखो कोष्टक एकदम सही है, एक सी संख्या है तो सही है, 2x माइनस 3। अब एक हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 है, इधर आने पर क्या हुआ प्लस। अब हमें ज्ञात क्या करना है x करना है, x 3/2, क्योंकि 2 गुणा में था भाग में हो गया। ये x एक मान का मान लेते हैं एल्फा,
दूसरा था 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर और 1 इधर आने पर क्या हुआ माइनस, तो x बराबर क्या हुआ गुणा में भाग में 1/3, ये मान हो गया बीटा का। अब हम सत्यता की जांच करते हैं। समीकरण हमारी थी 6x² माइनस 7x माइनस 3, a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3। पहला सूत्र था हमारा एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा हमारा 3/2 प्लस बीटा हमारा -1/3 बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान देखो -7/a का मान 6। इसमें से लघुत्तम लिया क्या आया 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गया 9, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, इधर देखो माइनस माइनस कट गए तो 7/6, 9 में से 2 घटाए 7/6, 7/6। ये था हमारा योगफल। अब है गुणनफल, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान -1/2, c का मान -3/a का मान 6। 3 को 3 से काट दिया, बचा क्या -1/2, इसको 3 के भाड़े से काटे -1/2। इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 3 एक से सवाल है। इसमें एक सवाल और करता हूं मैं, फिर आपको जो 2 हार्ड थे वो मैं कर चुका हूं, एक और कर दूंगा, फिर आपको बचे वो सवाल आपको करने हैं। और रही बात समीकरण की, वो समीकरण हम इसी वीडियो में करवाएं या अगले वीडियो में, देखते हैं। अगर ये ज़्यादा बड़ा होता है तो अगले वीडियो में करवाएंगे। सवाल नंबर है 4। 4 सवाल में क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब की बार x² की जगह क्या है u², देखो 2 घात 1 घात अचर पद यही होता है, तो a का गुणा में x² के जो गुणा में होगा वो a होगा, यानी यहाँ u है तो u का गुणा में क्या है 4, a का मान 4, b का मान कितना है 8 और c का मान अपने आप क्या हुआ 0। ये मान मैंने यहाँ पर लिख दिए, आपको समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब देखो इसमें अचर पद नहीं है तो टुकड़ा नहीं होगा, इनमें देखो कॉमन ले लेते हैं सीधा, 4 कॉमन इसमें आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, एक देखो u कॉमन आता है, 4u कॉमन लिया, 4 से 4 कटे, 1 u बाहर आया तो क्या बचा है u, प्लस 4 में 8 का भाग 2 बार, u से u कट गया, एक बार तो u प्लस 2 बराबर 0, एक बार 4u बराबर 0, u बराबर ये प्लस 2 है, इधर आने पर -2, u बराबर 0। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच होती क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो क्या होगा -2 प्लस 0, क्या कहाँ से आया, क्योंकि ये रहा एल्फा -2, बीटा क्या था 0, अब -b क्या देखो 8, माइनस का सूत्र है 1 या 4, 8 में 2 का भाग, 8 में 4 का भाग 2 बार, ये 2 0 में आ गया। दूसरा था सत्यता की गुणनफल, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान -2 गुणा बीटा का मान 0, तो 2 को 0 से गुणा किया 0, c का मान 0 है बट्टे 4, तो ये 4 आ गया। अब हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब है समीकरण बनानी, हम समीकरण बनाना सीखते हैं। देखो ये सवाल कर लीजिए। अब समीकरण, अब हम बनाते हैं समीकरण, समीकरण का निर्माण करते हैं, समीकरण बनाते हैं। देखो समीकरण होगी कैसे, मैंने अभी भी बताया था, द्विघात समीकरण है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में हमें समीकरण बनानी है, यानी x² x अचर पद, ये होगा a b c क्या होंगी वास्तविक संख्या। इसके लिए हमें करना क्या है वो देखिए। अब हमने 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक तो पढ़ा था शून्यांकों का योग, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहला तो क्या पढ़ा, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी, एल्फा इंटू बीटा गुणनफल c/a, c/a पढ़ा था। और अब कहने का मतलब a b c हमें संख्या चाहिए, व्यापक रूप हमारा ये होगा। अब हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए, पहला जो मान देगा वो योगफल का देगा, दूसरा मान देगा वो किसका देगा गुणनफल का देगा। योगफल की जगह मान रख देंगे, दूसरा मान कहाँ रख देंगे गुणनफल की जगह रख देंगे। अब बचा क्या, बराबर में जो भी संख्या आएंगी वो b का हो जाएगा, और b क्या कहलाता है x का गुणांक, b क्या कहलाता है x का गुणांक, बट्टा c क्या हो, a क्या होगा x² का गुणांक, x² का गुणांक होगा देखो, और c क्या होगा अचर पद, c क्या होगा अचर पद, और a क्या होगा x² का गुणांक, c क्या होगा x² का गुणांक, ये होगा। अब देखो, अब जैसे
एक सवाल करते हैं। ये हमारा इसी पर हमें समीकरण बनानी है। समीकरण का व्यापक रूप हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमारा पहला सूत्र होगा एल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, दूसरा होगा शून्यांकों का। दो संख्याएं हमें दी हुई होंगी और दोनों संख्याएं दी हुई हैं, उनके आधार पर हमें सवाल समीकरण का निर्माण करना है। जैसे एक देखो, एक करते हैं, कह दिया पहला सवाल देखो 2.2 के दूसरे सवाल का पहला सवाल है 1/4 तथा -1 ये सवाल हमें दिया हुआ है। जो संख्याएं दी हुई है वो संख्याएं क्या है 1/4 और -1, इसका हमें सवाल करना है। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 1/4 और -1, जो पहला दिया हुआ है योगफल है, दूसरा है क्या गुणनफल। तो हमें जानते हैं कि योगफल का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। अब एल्फा और बीटा का योग देखो क्या है 1/4 बराबर -b/ है नहीं हमारे पास, हो गया कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज क्या दे रखी थी गुणनफल, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा और इंटू बीटा का मान कितना 1 दे रखा है। अब देखो इसका सूत्र था c/a, यानी a की जो राशि है वो राशि समान आनी चाहिए। a का जो मान है वो समान है। यहाँ पर 4 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यहाँ भी कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 4 कैसे आएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो अकेला 4 से गुणा नहीं होगा, इसे भी किससे गुणा कराना होगा 4 से। गुणा नहीं कराने का मतलब होगा कट जाएंगे तो काट देंगे, कट गए तो काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कट गए वापिस। और यदि मैं 4 से गुणा कराता हूँ 4 से ही भाग कराता हूँ तो देखो कट जाएंगे तो वापस वही संख्या, और नहीं कटेंगे तो देखो a का मान समान आ गया। a का मान क्या आया 4, a का मान क्या होगा 4, b का मान अपने आप क्या होगा ऊपर का मान b क्या होगा -1, क्योंकि ये चिन्ह यहीं पर रहेगा। और c का मान क्या हो जाएगा 4 को 1 से गुणा करो, किसका हो जाएगा -4। यही हुआ, हमें तीनों चीज आ गई। हमारा व्यापक रूप क्या था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मान रख दो, a का मान आया 4 x² की जगह x² प्लस bx, b का मान कितना -1 रखते नहीं है डायरेक्ट x, c का मान -4 बराबर 0। ये देखो समीकरण का निर्माण हो गया हमारा। बस एकदम सिंपल इजी सवाल है। इसी के बीच आपको एक सवाल और देखो, तुरंत ही डायरेक्ट देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एक सवाल दिया हुआ है √2, दूसरा सवाल है √2 और एक दिया हुआ है 1/3, √2 और 1/3। पहला है योगफल, दूसरा है गुणनफल। देखो योगफल कैसे करते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा प्लस बीटा का योग कितना है √2 बराबर -b/a। अब देखो a का मान हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, आगे देखते हैं आगे दिया हुआ है या नहीं। दूसरा था एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 बराबर c/a दिया हुआ है। अब देखो a का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर a का मान नहीं है, तो हमें a का मान समान लेना है। तो a का मान या तो यहाँ से 3 हटाओ, और यदि 3 नहीं हटा देंगे या 3 लाओ, तो इसमें 3 से गुणा और 3 से ही क्या करा देंगे भाग, काटने पर वापस वही संख्या से नहीं काटेंगे तो देखो a का मान समान आ गया। कहने का मतलब a बराबर 3, तो b का मान देखो कितना हो गया 3√2, लेकिन ये चिन्ह माइनस है तो ये भी क्या होगा माइनस। और c का मान बताओ क्या होगा, c का मान अपने आप 1 है 1। तो क्या होगा समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 3x² प्लस यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस किसका होगा -3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी समीकरण का व्यापक रूप है, आ गया। सवाल 2 हो गए। अब एक सवाल समीकरण बनाना और बता देता हूँ, फिर आपको खुद को करना है। कैसे करते हो आप कर लेना, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। देखो अब देखो सवाल नंबर है 3, इसमें शून्यांकों का योगफल 0 दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है √5। योगफल का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। योगफल हमें पता है 0 बराबर -b/a। तो इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। 1 क्यों माना, एक बार रुक जाओ देखते हैं। एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a गुणनफल क्या है √5 बराबर c/a। यहाँ भी a का मान नहीं है, यहाँ भी a का मान, a नीचे
यहाँ 1 का भाग देने पर यही संख्या आएगी, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 का भाग देने पर 0 ही आएगा। कहने का मतलब a का मान 0 आ गया, सॉरी a का मान 1 आ गया, b क्या, देखो b ऑटोमेटिक 0 है, c क्या √5। समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 1 था, 1x², b था 0, 0 × x, c था √5, x² ये 0 हो गया प्लस √5। आगे था -1/4, 1/4, ये तो है योगफल, ये है गुणनफल। योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का योग है -1/4 और -b/a। गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है 1/4, c बराबर 1/a। देखो 4, a का मान 4, यहीं भी 4, कहीं गुणा नहीं कराना पड़ा, ऑटोमेटिक आया, खुद पहले का दिया हुआ है। तो a बराबर 4, b का मान माइनस कट के क्या हुआ, b का मान प्लस का 1, c क्या है, c 1 है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 4 रख दिया, 4x² प्लस x प्लस 1। इस तरह से हमारी समीकरणों का निर्माण हो गया और इसी के साथ हमारी 2.2 प्रश्नावली भी पूरी होती है। और सभी कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को अवगत करवाएं कि सुपर मैथ क्लासेज में कक्षा 10 की मैथ करवाई जा रही है। यूट्यूब पर ओनली फॉर ओनली कक्षा 10 की मैथ हमारे ही चैनल पर करवाई जा रही है फिलहाल तक तो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें।